आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं आनंद कुमार तिवारी और आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण केस को समझने जा रहे हैं। यह केस है द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टॉरकेंट, जो कि 1856 में हुआ था। यह केस हमें इंडोर मैनेजमेंट के सिद्धांत को समझने में मदद करता है, जिसे हम टॉरकेंट रूल के नाम से जानते हैं। यह वीडियो में हम जानेंगे एक, इस केस का तथ्य क्या है, यानी फैक्ट्स ऑफ द केस, और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, और तीसरा उससे भी पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। आप सबसे मेरा पहला सवाल है, क्या किसी कंपनी का मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर किया हुआ डॉक्यूमेंट पब्लिक के लिए खुला होता है? क्या वो सार्वजनिक दस्तावेज है? क्या कोई भी उसे जाकर देख या पढ़ सकता है? हाँ, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 399 के अनुसार कंपनी का कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किसी भी आदमी के लिए खुला होता है। वो जाकर उसका कॉपी भी ले सकता है, उसका एक अंश भी काट के रख सकता है अपने पास। उसको उसके लिए एक छोटा सा पेमेंट करना होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो सकता है, नहीं डिजिटली ही ये हो पॉसिबल है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस को समझते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी होता है, इसलिए जो भी व्यक्ति कंपनी से लेन देन करता है उसकी जिम्मेदारी है कि वह सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़े। बाद में किसी अनुबंध में गलती के लिए कंपनी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसे कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंपनी के दस्तावेज सार्वजनिक हैं, इसलिए यह माना जाएगा कि जो भी व्यक्ति कंपनी से लेन देन कर रहा है वह इन दस्तावेजों की सामग्री से अवगत है, चाहे उसने उन्हें पढ़ा हो या नहीं। ऐसा एजम्पशन या इस अनुमान को हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं। मेरा दूसरा सवाल, क्या कोई व्यक्ति अदालत में यह तर्क दे सकता है कि उसने दस्तावेज तो पढ़े थे लेकिन उन्हें समझ नहीं पाया, इसलिए उसे माफ किया जाए? तो जवाब है नहीं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये मानता है कि जो कोई भी कंपनी से डील कर रहा है वो एक, इन दस्तावेजों को पढ़ा है, उससे अवगत है, दो, उन्हें पूरी तरह समझता है, और तीन, कि कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, सिर्फ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही नहीं, कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन भी रजिस्टर कर दिया जाता है, उसे भी उसने पढ़ा है और समझा है। अब मेरा तीसरा सवाल, क्या कोई व्यक्ति अदालत में यह कह सकता है, नहीं सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं था? तो जवाब है हाँ, यह एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है, यानी कि यहाँ अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं है, कोई चीज़ लिखा हुआ नहीं है जो कि रजिस्टर हो चुका हो, इसको कोर्ट में एक व्यक्ति बोल सकता है कि मैं नहीं जानता उसके बारे में। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हालांकि बाहरी व्यक्ति को कंपनी के पंजीकृत दस्तावेजों की जानकारी होने का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन उसे कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट या आंतरिक मामलों की जानकारी होने की अपेक्षा उससे हम नहीं कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को टॉरकेंट रूल के नाम से भी जानते हैं। इस ऐतिहासिक केस की वजह से कंपनी से डील करने वालों को ये राहत मिलती है कि उन्हें कंपनी के भीतर की बातों की जानकारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने रेस्टोरेंट में बिना मेनू कार्ड पढ़े चिली पनीर ऑर्डर किया। मेनू कार्ड पर कीमत 600 रुपये लिखी हुई थी। बाद में आप यह तर्क नहीं दे सकते कि डिश बहुत महंगी है, इतना मैं नहीं दे सकता। यह कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मामला है। चूंकि ये लिख दिया गया है मेनू में, तो ये माना जाएगा कि आपने मेनू पढ़ा है और समझा भी है, भले आपने नहीं पढ़ा हो। और यही एक दूसरा मामला लेते हैं। इस बार इस मेनू में उस डिश का दाम है 250, लेकिन एक खास दिन, मान लीजिए रविवार को, कोई सेलिब्रिटी शेफ आते हैं और भीतर वो अपना काम करते हैं, और जिसकी वजह से रेस्टोरेंट वाले इस डिश का 600 चार्ज करते हैं लोगों से, जो कि मेनू में नहीं लिखा है। अब यह इंडोर मैनेजमेंट का मामला है, आपसे वो 600 नहीं वसूल सकते। अब इस केस के तथ्यों को जान लेते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि उस जमाने में कुछ शब्द आज किस नाम से जाने जाते हैं। पहला,
डीड ऑफ सेटलमेंट, आप इसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। दूसरा, ऑफिशियल मैनेजर, ये होता है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर उसे कहते हैं जो किसी कंपनी के बंद होने पर कोर्ट की तरफ से नियुक्त किया जाता है, जिसका काम होता है कंपनी के एसेट्स को बेचना और कंपनी के लाइबिलिटीज को चुकाना। तो अब जानते हैं इस केस के पार्टीज के बारे में। तो पहला पार्टी है प्लेंटिफ, यानी जो कोर्ट में केस लेके जाता है। यहाँ वो है द रॉयल ब्रिटिश बैंक, जिसने कैमरून, कोलब्रुक, स्टीम कोल एंड स्वांसी एंड लॉगर रेलवे कंपनी को लोन दे रखा था। दूसरा पार्टी है डिफेंडेंट, यानी कि जो डिफेंड करता है अपने को। इसका नाम है जॉन टॉरकेंट, जो कि कंपनी का ऑफिशियल मैनेजर या लिक्विडेटर है। केस को समझने के लिए हमें यहाँ कंपनी के डायरेक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। तो होता यह है कि कंपनी ने द रॉयल ब्रिटिश बैंक से 2000 पाउंड का लोन लिया। ये लोन डिवेंचर्स के जरिए लिया गया था। कंपनी ने 2000 के बॉन्ड या डिवेंचर्स इशू किए उस बैंक के नाम। जो बॉन्ड था वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार बिल्कुल सही था। कंपनी का सील भी था उस पे और 2 डायरेक्टर के साइन भी थे। तो बैंक ने इन तथ्यों के आधार पर ये लोन जारी कर दिया और सिक्योरिटी के तौर पे बॉन्ड के कागज अपने पास रख लिए। आगे चल के ये कंपनी बंद हो जाता है और इसे बंद करवाने के लिए एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, जिसका नाम है टॉरकेंट। टॉरकेंट ने इस लोन को अल्ट्रा वायर्स कहते हुए पैसा वापस करने से इनकार कर दिया। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है वो काम जो कंपनी के दायरे से बाहर है, या यूं कह लीजिए कि जो कुछ भी अल्ट्रा वायर्स है उसमें कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कंपनी के ऑफिशियल मैनेजर यानी कि लिक्विडेटर मिस्टर टॉरकेंट पे केस दायर किया कि उन्हें उनका पैसा वापस किया जाए। उन्होंने लोन सही डॉक्यूमेंट्स, सही कागजात के आधार पे दिए थे। केस को डिफेंड करते हुए टॉरकेंट ने आर्ग्यूमेंट दिया कि कंपनी के ऊपर ये लोन नहीं है। उनका डिफेंस कंपनी के अंदरूनी मामले पे आधारित था। टॉरकेंट का आर्ग्यूमेंट ये था कि भले डीड ऑफ सेटलमेंट, जो कि हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, इस लोन को मंजूरी देता है, पर उसमें एक लिमिट था और उस लिमिट तक ही लोन दिया जा सकता था, वो भी अगर शेयर होल्डर अलाउ करें तो। मतलब रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है, लेकिन इस विशेष ऋण के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तो इस लोन में डायरेक्टर्स अपने कैपेसिटी से बाहर जाकर कुछ किए, इसलिए ये लोन अल्ट्रा वायर्स होना चाहिए। यानी लोन देने वाले की गलती है, कंपनी इस लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने लोन लिया उनके पास लोन लेने की अथॉरिटी नहीं थी। तो कंपनी इस लोन को क्यों चुकाए? एक्सचेकर चैम्बर के कोर्ट ने फैसला बैंक के हक में दिया और टॉरकेंट के आर्ग्यूमेंट को गलत ठहराया। ऐसा करते हुए कोर्ट ने एक नया रूल स्थापित किया, जिसे हम आज जानते हैं इंडोर मैनेजमेंट रूल या फिर टॉरकेंट रूल के नाम से। इस डिसीजन के पीछे कोर्ट का ये मानना था कि कंपनी के बाहर के लोगों को यह अधिकार है कि वे मान के चलें कि कंपनी के आंतरिक मामले यानी इंडोर मैनेजमेंट में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। बाहर वालों से अपेक्षा नहीं की जाती कि वह कंपनी की आंतरिक कार्यप्रणाली की जांच करें। उन्हें यह मानने का अधिकार होता है कि कंपनी ने सभी आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाओं का पालन किया है। इस केस में बैंक की कोई गलती नहीं थी। बैंक ने अपनी उचित जांच पड़ताल की थी। बैंक ने कंपनी के आर्टिकल्स को पढ़ा था, उसमें यह स्पष्ट था कि डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के रेजोल्यूशन पर बॉन्ड इशू कर सकते हैं। बैंक को यह जांचने की आवश्यकता नहीं थी कि प्रस्ताव पारित हुआ था या नहीं, यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ था या नहीं। बैंक को यह मानने का अधिकार था कि आवश्यक आंतरिक प्रस्ताव पारित हो चुका है। चूंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि बैंक ने इस प्रस्ताव को देखा या उसकी जांच की होगी। कंपनी से लेन देन करने वाला व्यक्ति यह मानने का अधिकार रखता है कि कंपनी ने सभी आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाओं को, जिसे इंडोर मैनेजमेंट कहा जाता है, उनका पालन किया है। बाहरी व्यक्ति को यह जांचने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वास्तव में आंतरिक औपचारिकताओं को पालन किया गया है या नहीं। कंपनी के आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी कंपनी की ही होती है।
बाहरी पक्ष को कंपनी के अंदरूनी कामकाज की जांच करने की आवश्यकता नहीं होती। यह कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को सही ढंग से पालन करे। इसी को कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। थैंक यू।